You are welcome on CMA Heights channel. Today I am going to discuss a class which belongs to your paper number 15. Paper name is Strategy Cost Management Decision Making, and this is paper of CMA Final Group 3rd. पेपर नंबर इज 15 एंड टुडे जो हम क्लास डिस्कस करेंगे उस क्लास का नंबर क्या है 78। तो ये 78 कहाँ से आ रहा है? ये 78 आ रहा है स्टडी नोट को फॉलो करते हुए हम जो अपना ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। तो ये 78 नंबर वहाँ से आ रहा है। ठीक है, अभी हम आपका जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे 6.4 जो आपका सी ग्रुप से सी सेक्शन सी से रिलेटेड है और ये सेक्शन सी 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। हम 6.4 ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। मैंने आपको कुछ आपके इलस्ट्रेशन कराए थे। अभी मैं इसी क्रम में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को लेके चलता हूँ। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा कहाँ पे है? इलस्ट्रेशन नंबर हम होंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में 20 नंबर के इलस्ट्रेशन को हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 20 नंबर का इलस्ट्रेशन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखिए क्या है। कंपनी हैज 4 फैक्ट्रीज F1, F2, F3 एंड F4 मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट। इनके पास 4 फैक्ट्रीज हैं कंपनी के जो कि सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट डिफर फ्रॉम फैक्ट्री टू फैक्ट्री। हर एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट डिफर करती है उस प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट एक ही है जो कि टेबल में इन्होंने दी हुई है। फर्स्ट 2 कॉलम्स में एक ये टेबल दी हुई है। इस टेबल में इन्होंने फर्स्ट 2 कॉलम में वो रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन की कॉस्ट दी हुई है। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द सेल डिपो S1, S2, S3 also given. The last 2 columns are in table below gives the sale price and the total requirement at each depot and the production capacity of each factory is given in the last row. मतलब क्या है? मतलब ये सिंपल ये बता रहे हैं कि टेबल हमने कैसे बनाई है। तो देखो पहली 2 रो में इसमें इन्होंने ये 4 फैक्ट्रीज हैं, इन पे एक कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। एक ही तरह का प्रोडक्ट है जो कि 4 फैक्ट्री में बन सकता है। हर एक फैक्ट्री पे कॉस्ट अलग है, प्रोडक्शन की, रॉ मटेरियल की कॉस्ट अलग है और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी अलग है एक फैक्ट्री से किसी पर्टिकुलर डिपो पे। तो ये सारी कॉस्ट दी हुई है। इस कॉलम में इन्होंने सेल प्राइस दिया हुआ है जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं। जैसे अगर ये S1 डिपो पे ये होगा तो उसकी सेल प्राइस ये होगी। S2 डिपो पे होगा तो सेल प्राइस ये होगी। रिक्वायरमेंट क्या है इन डिपो पे ये यहाँ पे दी हुई है। लास्ट आपका जो लास्ट कॉलम है इसमें क्या दी हुई है? रिक्वायरमेंट। यहाँ पे सेल प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है फैक्ट्रीज की वो बताई गई है। अब हमें क्या करना है? डिटरमाइन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड द एसोसिएटेड प्रॉफिट बाय यूजिंग द गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक तरह से अपना ऑप्टिमाइज करना है और हमें यहाँ क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। देखिए यहाँ प्रॉफिट निकालना है और मेथड कौन सा यूज करना है? गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सवाल आता है जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है तो आपको डिफॉल्ट गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही यूज करना है अनलेस कोई उसने स्पेसिफाई ना कर दिया हो सवाल में। तो हम इसको पेनल्टी मेथड या रिग्रेट मेथड भी बोलते हैं, ये ही हमें यूज करना है क्योंकि इसका फायदा क्या है? ये बड़ा ही क्लोजली एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। बाकी जो दूसरे 2 मेथड हैं आपके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड, वो आपके उतना क्लोजली रिजल्ट नहीं देते। तो हमें यही यूज करना अनलेस वो ना लिखे। तो हम यहाँ गूगल को करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट निकालना है। लेकिन हम क्या करते थे? आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में तो हम क्या करते थे? सम शॉर्ट ऑफ द इसको फिर आपको लॉस मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ता था। जैसे आप पीछे भी सवाल करते हुए आ रहे थे। आपसे एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि आप जो है क्लास को अगर देख रहे हैं तो पर्टिकुलर टॉपिक को सीक्वेंस में देखिए जो उसकी क्लासेस मैंने दी हुई हैं, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पहले आपको बता दिए हैं। आई एज्यूमिंग दैट यू आर very familiar with those and now sometime I may use directly those concepts। ठीक है, तो हमें सिंपली यहाँ पे इनका प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए इस टेबल के हिसाब से हमें काम करना है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है फॉर प्रॉफिट के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट है कितना। तो प्रॉफिट हो है कितना, उसके लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया है? इसको
कॉस्ट मैट्रिक्स में चेंज किया है। बेसिकली इन्होंने टोटल कॉस्ट निकाली है सबसे पहले। तो देखिए हमारे पास 4 फैक्ट्रीज है F1, F2, F3, F4। यहाँ पे कॉस्ट आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट ये दी हुई है। F2 पे रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ये आपकी दी हुई है यहाँ पे हर एक फैक्ट्री के लिए। और इसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन करने की डिपो पे पर्टिकुलर, जैसे F1 पे अगर F1 वाले प्रोडक्ट को जो F1 पे बन रहा है उसको मैं अगर S1 पे ट्रांसपोर्ट करूंगा तो 3 रुपए कॉस्ट आएगी, 3 रुपए पर यूनिट। तो देखिए यहाँ पे आपकी 25 रुपीज, तो ये दो कॉस्ट हैं। कौन कौन सी? आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट। अगर मैं इसको यहाँ पे देता हूँ, मतलब S1 पे मैं भेजता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी? 28 रुपीज हो जाएगी। ये दोनों मिलकर 28 रुपीज हो जाएंगी, ठीक है ना जी। ऐसी अगर मैं इसको यहाँ पे भेजता हूँ S2 पे, F1 पे जो बनाया उसको S2 पे भेजता हूँ, तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी? 25 प्लस 1 कितनी आ जाएगी? 26 आ जाएगी। तो ये इन्होंने यहाँ देखो इस तरह से ये निकाली हुई है। जब F1 वाले प्रोडक्ट को S1 डिपो पे भेजते हैं तो 28 कॉस्ट आ रही है, ठीक है, जो हमारी आई थी ये 28। और अगर F1 वाले प्रोडक्ट को S2 पे भेजते हैं तो 26 आ रही है। सिमिलरली अगर आप F1 वाले प्रोडक्ट को S3 डिपो पे भेजते हैं तो आपकी कितनी आएगी? 25 प्लस 5 30 कॉस्ट आएगी। मेरे हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले आप अपनी सारी कॉस्ट लिख लेंगे। सिमिलरली देखिए आप जो है, अगर ये F2 वाले डिपो पे हमारी कॉस्ट कितनी है रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन की? 27 रुपए। अगर इस 20 ये वाले F2 वाले प्रोडक्ट को आप S1 डिपो पे भेजते हैं तो कितना हो जाएगा? 36 कॉस्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप F2 वाले प्रोडक्ट को S2 डिपो पे भेजते हैं तो आपकी 34 रुपए कॉस्ट हो जाएगी। अगर F2 प्रोडक्ट को आप S3 डिपो पे भेजते हैं तो आपकी 35 कॉस्ट हो जाएगी। मेरे हिसाब से आप यू कैन डू इट वेरी वेल, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे F3 के केस में यहाँ पे 26 रुपीज आपकी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट है। व्हेन यू सेंड दिस मटेरियल टू दिस प्रोडक्ट टू दिस डिपो मीन्स S1 डिपो, F3 को S1 पे करेंगे तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी? 26 प्लस 5 31। सिमिलरली F3 को अगर S2 पे भेजेंगे तो आपकी 30 रुपीज हो जाएगी, 26 प्लस 4। एंड अगर आप F3 को S3 पे भेजेंगे तो देखिए 29 कॉस्ट आ जाएगी। यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट दिस कॉस्ट एज वेल, ठीक है। तो आपकी देखिए ये कितनी है? 24 रुपीज कॉस्ट है। और इसको अगर यहाँ पे भेजेंगे तो F4 को अगर S1 पे भेजेंगे तो 26। सिमिलरली इसको अगर आप S2 पे भेजेंगे तो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी? 27 एंड 28, राइट। तो देर इज नो इशू, आई थिंक यू कैन डू इट। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ लिखी हुई है, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये डायरेक्टली दी हुई है, तो आप इसको लिख लीजिए। और यहाँ डिमांड कितनी है? तो ये डिमांड 80, 120 एंड दिस 150। अब देखिए अगर हम ये इसका डिमांड का और सप्लाई का दोनों का सम करेंगे तो हम देखेंगे डिमांड कितनी है? 350 एंड सप्लाई कितनी है? 310। यानी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये एक अनबैलेंस प्रॉब्लम है, और दूसरा क्या है? ये प्रॉफिट वाली प्रॉब्लम है। तो हमें इसको कॉस्ट में चेंज करना है। लेकिन हमने अभी तक केवल क्या निकाली है? ये क्या है? ये कॉस्ट निकाली है हमने। ये हमने कॉस्ट निकाली है इंडिविजुअल फैक्ट्री से इंडिविजुअल वेयर हाउस पे भेजने की या डिपो पे भेजने की, ठीक है। तो ये कॉस्ट हमने निकाल ली। अच्छा, आगे इन्होंने क्या किया है? आगे इन्होंने इसमें क्या किया कि प्रॉफिट कितना, हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है? प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए आपका सेल प्राइस दिया हुआ है। जैसे S1 डिपो पे जो बिकता है ये प्रोडक्ट 34 रुपए का बिकता है, 34 रुपीज का। S2 पे जो बिकता है 32 रुपीज का, और S3 पे जो बिकता है 31 रुपीज का। तो देखिए यहाँ पे आपकी ये जो कॉस्ट आ रही है ये सारी, तो 34 में से ये सारी वैल्यू घटा के आप करस्पॉन्डिंगली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल आपका देखिए S1 पे आपका जो प्रोडक्ट F1 वाला F1 से आया है वो अगर बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 34 माइनस 28 कितना हो गया? 6 रुपीज का। सिमिलरली अगर आप ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा? 2 रुपए का घाटा होगा। अगर यहाँ देखेंगे तो 3 रुपए का मुनाफा होगा। और यहाँ अगर देखेंगे तो अगेन ये आपको 8 रुपए का फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको ऐसे निकाल सकते हैं। आपने सारे प्रॉफिट ये निकल जाएंगे बहुत आसानी से। सिमिलरली आप देखिए अगर इसको करेंगे
32 रुपीज। अगर S2 डिपो पे हम ये देखेंगे तो 32 माइनस 26 यहाँ प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा 6 रुपीज। 32 माइनस 34 ये माइनस 2 रुपीज, यहाँ लॉस आएगा 2 रुपए का। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 रुपए का प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे कितना होगा 5 रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो ये आपका इस तरह से अगला सेल यहाँ बन जाएगा। सिमिलरली आप ये सारे S1 S2 और S3 पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉफिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। और चूंकि ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है तो मैंने बताया था आपकी डिमांड यहाँ ज्यादा है 350 है, सप्लाई यहाँ आपकी कितनी थी 310 थी, 310 थी। ये सब जोड़ोगे तो कितना आएगा 310 आएगा। तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस डमी सप्लाई ऑफ 40 यूनिट विद द जीरो प्रॉफिट, ठीक है, विद द जीरो प्रॉफिट। तो आपने यहाँ पे इसको प्रॉब्लम को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। क्या किया, ये अनबैलेंस थी, आपने यहाँ क्या कर दिया, डिमांड और सप्लाई यहाँ आपने बराबर कर ली है। तो यहाँ आपकी सप्लाई कम थी तो यू हैव इंट्रोड्यूस्ड एज ए डमी सप्लाई ऑफ 40 यूनिट्स विद द जीरो प्रॉफिट, राइट। तो एक तो बात ये थी। तो अब लेकिन हमें करना क्या होता है, हम ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम प्रॉफिट वाले उसमें नहीं कर सकते, ये हमेशा ऑप्टिमाइज होती हैं कॉस्ट के फॉर्म में। मींस हमें जो हमें मिनिमाइज करना होता है, मिनिमाइज फंक्शन पे ये काम करती हैं। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, प्रॉफिट प्रॉब्लम को लॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि इसका जो हाईएस्ट एलिमेंट है, इस टेबल का जो हाईएस्ट एलिमेंट है उसमें से सारे एलिमेंटों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें देखिए हाईएस्ट एलिमेंट क्या प्रतीत होता है 8। तो इसको लॉस मैट्रिक्स में कैसे ही कन्वर्ट होगा, इस 8 में से सारे एलिमेंट को घटाइए तो देखिए क्या बनता है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं आसानी से। तो देखिए 8 माइनस 2 6 सॉरी 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, 8 माइनस माइनस 2 10 आ जाएगा, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, 8 माइनस 8 आपका 0 आ जाएगा, और 8 माइनस 0 8 आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन डू इन दिस वे फॉर द सेकंड रो आल्सो। तो 8 माइनस 6 2, 8 minus 2 10, 8 minus 2 6, 8 minus 5 3, and 8 minus 0 is 8. Again come here, 8 minus 1 7, 8 minus 4 12, 8 minus 2 6, and 8 minus 3 5, 8 minus 0 0, 8 minus 8 8। तो इस तरह से आपने यहाँ ये लिख दिया। तो इतना काम करने के बाद आपने अभी तक क्या किया, प्रॉब्लम को बैलेंस किया और क्या किया, इसको प्रॉफिट से लॉस के टर्म में लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो नाउ योर प्रॉब्लम इज बैलेंस एज वेल एज इन टर्म ऑफ द लॉस। अब देखिए आगे का काम मैं आपको यहाँ नहीं कराऊंगा क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब मैं आपको लिए चलता हूँ एक फ्रेश पेज पे जिसपे मैं ये सवाल आपको हल करके बताऊंगा कि ये इसमें कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन काइंड ऑफ थिंग बन जाएगी। तो वहीं पे हम इस मैट्रिक्स को लिखते हैं, ठीक है जी। तो हमने ये मैट्रिक्स प्राप्त किया था, यहाँ पे हमारा जो है इस तरह से लिखा हुआ था, ये आपकी लॉस की फॉर्म में लिखा हुआ था। यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉस को मिनिमाइज करना है, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, सीधी सी बात हो गई। तो हम यहाँ वैम मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, वैम मेथड। वैम मेथड में क्या करते हैं, हम रो की, हर एक रो की और कॉलम की पेनाल्टी निकालते हैं, और पेनाल्टी निकालने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको जो है उसको फिर पेनल्टी के हिसाब से उसमें असाइनमेंट करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। तो देखिए रो की पेनल्टी और कॉलम की पेनल्टी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले रो की पेनल्टी निकालता हूँ। इस रो को मैं सबसे पहले ट्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें सबसे लीस्ट एलिमेंट 0 है, उससे अगला एलिमेंट 2 है, इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पेनल्टी है, तो 2 हो गई। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा एलिमेंट 2 है और उससे नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, तो यहाँ पेनल्टी 1 हो गई। यहाँ पे देखिए कैसे पेनल्टी निकालेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट 5 है, उससे नेक्स्ट 6 है, पेनल्टी 1 हो गई। मैंने ये रो की पेनल्टी निकाल दी। कॉलम की पेनल्टी निकालते हैं। पहले कॉलम में देखिए यहाँ 2 है, उससे नेक्स्ट भी 2 है, पेनल्टी 0। देखिए यहाँ पे 10 10, पेनल्टी 0। यहाँ देखिए 5 और 6, पेनल्टी 1, राइट, पेनल्टी here 1, this 0 and 3, penalty is 3, and 8 8, तो this penalty is 0। पेनल्टी हर एक रो और कॉलम निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट पेनल्टी को सिलेक्ट करते हैं। सबसे हाईएस्ट पेनल्टी आपकी ये हो गई।
तो इसके सामने वाले हमें यहाँ पे कॉलम है, अगर ये यहाँ होता तो मान ली यहाँ हाईएस्ट पेनल्टी होती तो इसमें असाइनमेंट करते। अभी हम इसमें करेंगे। तो देखिए हम फिर क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, हाईएस्ट पेनल्टी वाला अपना जो रो या कॉलम है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि लीस्ट कॉस्ट कहाँ पे है। तो सबसे लीस्ट कॉस्ट इसमें यहाँ पे है, इस पूरे पर्टिकुलर जो कॉलम है इसमें देखिए 0 इज द लीस्ट कॉस्ट सेल है। तो यहाँ पे हम इसको असाइनमेंट, यहाँ पे हम अलोकेट करेंगे। अलोकेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है 80, सप्लाई कितनी अवेलेबल है 100, क्या पूरा हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे हम 80 यहाँ पे अलोकेट कर देंगे और जैसे ही हमने 80 अलोकेट किया तो यहाँ पे देखिए डिमांड बचेगी, सप्लाई बचेगी 20 और यहाँ पे क्या है, ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये बात बन जाएगी। तो जैसे ही ये आपका यहाँ 0 आया तो आप इस पूरे रो को डिलीट कर देंगे, अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। और अगर ये कॉलम डिलीट, ये यहाँ पे 0 हो जाता तो ये कॉलम डिलीट कर देते। तो ऐसा करने के बाद जब एक बार आपने कर दिया, ये रो या कॉलम डिलीट हो गया, तो फिर आप दोबारा से पेनल्टी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ तो पेनल्टी निकल नहीं सकती, ये कैलकुलेशन के बाहर हो गया। यहाँ पे देखिए क्या पेनल्टी में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, लीस्ट और उससे नेक्स्ट दोनों को देख रहे थे, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका यहीं हो गया, ये भी आपका अगेन वही आएगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ बिल्कुल चेंज आएगा क्योंकि आपने ये पूरा रो ही आपकी जो है कट गई है, तो फिर आपको आपको नई कॉलम के पेनल्टी निकालनी पड़ेगी। तो 2 और 7 की जो पेनल्टी है वो 5 आएगी यहाँ पे। उसके बाद देखिए 10 और 12 का 2 है, 6 और 6 का 0 है, अगेन 3 5 का कितना है, 3 और 5 का कितना है सर, 3 और 5 का 2 है, 8 8 का 0 है। तो अब देखिए सबसे हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा दोबारा से। तो देखिए जब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो इसके सामने लीस्ट कॉस्ट वाला एलिमेंट कौन है, इसमें दो एलिमेंटों में केवल यही वाला सेल लीस्ट कॉस्ट वाला है। तो यहाँ पे हम अलोकेट करेंगे। ठीक है, तो कितना अलोकेट करेंगे, यहाँ पे सप्लाई कितनी है 10, डिमांड कितनी है 120, तो हम जो भी लिस्ट होगा उसको दे देंगे यहाँ पे। तो ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1110। ठीक है, 110, सॉरी 110 मतलब 110। जब ये यहाँ 0 आ गया तो हम इस कॉलम को पूरा हटा देंगे। तो दिस विल नॉट टेक पार्ट इन आवर कैलकुलेशन फर्दर। फिर हम अगेन पेनल्टीज निकालेंगे। तो देखिए पेनल्टी हमने यहाँ निकाल दी थी, यहाँ तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए पेनल्टी यहाँ देखिए कितना होगा, यहाँ पे देखिए 3 होगा, है सबसे छोटा एलिमेंट और उससे नेक्स्ट एलिमेंट। अगेन इसमें देखिए कितना होगा, अगेन 1 ही रहेगा क्योंकि 5 और 6 है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद देखिए ये तो हम बाहर हो गए कैलकुलेशन से, यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, ये भी आपका आपका कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा और ये 0 रहेगा। देखिए अब हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पे है, क्लियरली यहाँ पे है। तो इस रो में देखेंगे, इस रो में देखा सबसे छोटा एलिमेंट कॉस्ट वाला ये है, तो इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कितनी कितनी आपकी सप्लाई बची हुई है 20, डिमांड कितनी है 110, तो 20 इसको पकड़ा देंगे। तो हमने इसको 20 दे दिया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया है। तो फिर हमारा ये पूरा डिलीट हो गया। अगेन पेनल्टी कैलकुलेट करूंगा मैं, कैसे आएगी पेनल्टी, देखिए 6 और 8 का डिफरेंस हो गया 2, यहाँ पे देखिए क्या हो गया 6 और 8 का डिफरेंस हो गया अगेन 2। ठीक है ओके, और यहाँ तो हमने कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे अगेन ये 2 ही रहेगी, ऐसी की ऐसी पेनल्टी आएगी। 2 आएगा, 10 और 12 का डिफरेंस, 6 6 का 0 आएगा, ये कैलकुलेशन से बाहर हो गया। और ये तो अब देखिए आपका ये दोनों में हो गया है 2 2 और 2, इस तरह से ये बन गया है। तो अगर आप प्रॉपरली रूल लगाएंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में क्या है, आप ये देखिए कि हाईएस्ट इसमें हाईएस्ट अलोकेशन मतलब कहाँ पे हम वो कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं या एलोकेट कर सकते हैं। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ 90 वाला जो है ना, 90 वाला देखिए ये आपका 2 है, ये भी आपका 2 है, 2 वाला पेनल्टी है और ये भी आपका 2 वाला पेनल्टी है। तो देखिए इसमें करेंगे तो ये 6 आएगा, इसमें करेंगे ये 6 आएगा, वैसे तो ये टाई हो गया। ठीक है, तो फिर हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट कहाँ पे कर सकते हैं। हाईएस्ट अगर देखेंगे इसमें मैं करूंगा तो कितना आएगा 50, इसमें करूँ कितना करूंगा 50, और लेकिन यहाँ कितना करूंगा, यहाँ आएगा 150, 150 या 90, तो यहाँ 90 कर सकते हैं।
तो इन दोनों में देखिए लीस्ट वाला कौन सा है, 10 वाला लीस्ट है, तो यहाँ पे आप 90 कर दीजिए, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ आप 90 कर देंगे तो यहाँ आपका 60 रह जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी आसान हो जाएगा, सवाल छोटा हो जाएगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करते तब भी होता, लेकिन सवाल पता नहीं कितने बार घूमता और जब जाके वही सॉल्यूशन देता। तो बेटर ये है कि हाईएस्ट जहाँ पे एलोकेशन हो सकती है, जब आपकी क्या हो गया, पेनल्टी भी टाई हो गई, पेनल्टी भी यहाँ पे देखिए टाई हो गई आपकी। सबसे पहले क्या रूल है कि पेनल्टी को देखो, तो पेनल्टी देखिए टाई हो गई, है ना। फिर आप देखिए आपका एलिमेंट मैक्सिमम कहाँ पे आप दे सकते हैं, मैक्सिमम आप कहाँ पे अलोकेट कर सकते हैं, तो देखिए यहीं पे कर सकते हैं, इन दोनों में तो करेंगे नहीं। तो आपका ये होने के बाद ये बचा, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला आपका पूरा रो ये डिलीट कर दिया मैंने। तो अब क्या बचा आपके पास, अब केवल बचा ये वाला। तो देखिए यहाँ जितनी जितनी है, देखिए यहाँ पे कितना सप्लाई बची है 60, यहाँ पे कितनी बची है 50, और यहाँ के कितनी बची है 40। तो ये सम देखोगे तो 150 ही आ जाएगा मेरे हिसाब से, अगर आप करेंगे तो यहाँ 40 दे दीजिए, यहाँ पे आप 50 दे दीजिए, और यहाँ पे आप 60 दे दीजिए। ऐसा करने से आपका ये सवाल यहीं पे खत्म हो गया। अगर आप इधर उधर कहीं करते तो सवाल तब भी होता, आंसर बहुत लंबा आता, कई बार आपको आइट्रेशन करने पड़ते। तो ये आपका इस तरह से ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो इसको अगर करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब ये 60 जाएंगे तो 90 बचेगा, और जब ये 50 जाएंगे तो 40 बचेगा, और जब 40 भी चले जाएंगे तो 0 बचेगा। तो इस तरह से आपका हो गया। तो आपकी इस तरह से ये क्या हो गई, आपने इसको एलोकेशन कर दिया है, राइट। इतना करने के बाद हमें क्या देखना होता है कि हमने अपनी सप्लाई और डिमांड जो है वो पूरी यहाँ पे एलोकेट कर दी है, एलोकेशन हो गया है। तो हमें इसके बाद क्या करना होता है, हमें एक देखना होता है कि क्या हम इसका यूवी टेस्ट कर सकते हैं या नहीं। यूवी टेस्ट, या इसको कहते हैं मोडिफाइड टेस्ट, मोडिफाइड मोडी मेथड बोलते हैं, चलो ऐसा लिख लो। मोडी मेथड का मतलब क्या है, मोडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इस मेथड में हम क्या देखते हैं कि हमने जो एलोकेशन किया है वो ऑप्टिमल है क्या। लेकिन इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हमें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। वो शर्तें क्या हैं, वो शर्तें ये हैं कि ये m+n-1 ये कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ अलोकेशन के बराबर, नंबर ऑफ अलोकेशन के बराबर होना चाहिए। तो m+n कितना है, देखिए m का मतलब है रो, नंबर ऑफ रो कितनी होगी 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5। तो ये है आपका कितना 3 + 5 - 1 = 7। और आपने एलोकेशन कितनी की है सर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, राइटली यू हैव डिड इट, मतलब आपने 7 ही की हैं, यानी कि आप यू कैन परफॉर्म यूवी टेस्ट, यू कैन प्रोसीड फॉर, ठीक है, आप अपना यूवी टेस्ट कर सकते हैं। अब यूवी टेस्ट कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो आपने ये दोबारा से की मैट्रिक्स लिख लेना है, ठीक है। और आप पहले ही यूवी टेस्ट आप करना चाहते हैं, तो यूवी टेस्ट करने के लिए m+n-1 आप ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, जो नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर है। तो जो अपनी एलोकेशन है वहां पे आप इसको लिख लीजिए। जैसे इस पर्टिकुलर उसमें आपने यहाँ पे एलोकेशन दिया था कितना 80 का, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट में आपने कहाँ पे एलोकेशन दिया था, देखिए यहाँ पे आपने दिया था एलोकेशन किसका 10 का, यहाँ पे आपने कितने का एलोकेशन दिया था 90 का, ठीक है। तो मैं ए और ये लिख देता हूँ 90, ठीक है। ये कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, मैं सिंप्लिसिटी के लिए यही यूज करता हूँ। आपको डिफरेंट कोई अगर कहीं कन्वीनियंट लगता है तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। इसमें हमने नहीं किया था, इसमें हमने एलोकेशन किया था 20 का, यहाँ पे हमने नहीं किया था। और हमने कहाँ पे किया था, हमने यहाँ पे किया था लोकेशन 60 का, यहाँ पे हमने किया था लोकेशन 50 का, कितना किया था सिमिलरिटी रखते हैं 50 का, और यहाँ पे हमने एलोकेशन किया था 40 का, यही एलोकेशन किया था। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, हमें क्या करना पड़ता है, u और v की वैल्यू निकालनी पड़ती है, u और v की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। तो वो कैसे निकलती है, देखिए ये u1 है, ये u2 है, और ये u3 है। सिमिलरली
आपका ये क्या है, V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है। तो दिस इज द, ये आपका है, ओके। अब इसमें हम कैसे निकालते हैं, देखो प्रोसीड करने के लिए तरीका क्या है कि सबसे जिसमें आपने ज्यादा एलोकेशन दी हो उसके u या v की वैल्यू को आप 0 मान लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग आप मान कुछ भी सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन आपका सवाल उतना ही लंबा होता चला जाएगा। तो इसको अपना शॉर्ट करने के लिए आप सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलोकेशन आपने किसी रो या कॉलम के सामने की है, उसको आप u या v की वैल्यू जो भी है वो 0 मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ही की है इस रो में, इसमें 1 2 3 की हुई है, यहाँ पे 1 2 3 की हुई है, यहाँ पे देखेंगे कॉलम में, यहाँ पे 1 किया हुआ है, यहाँ पे 2 किया हुआ है, यहाँ पे 1 किया हुआ है, यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे फिर 1 है। यानी कि हमने इसमें इस रो में भी 3 एलोकेशन की हुई है और इसमें भी 3 की हुई है। तो हम, अच्छा है कि हम या तो U2 की वैल्यू 0 माने या U3 की वैल्यू माने, ठीक है। तो ये हमारी मर्जी है, जो हमें अच्छी लगे वो हम कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने क्या किया, आपकी बुक के हिसाब से उन्होंने यहाँ 0 माना हुआ है इसको, ठीक है। तो जैसे ही आप 0 मानेंगे, 0 मानने के बाद का आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलरली इस अलोकेटेड सेल के लिए काम करना है, ठीक है, जिसके सामने आप 0 माना। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये आपका ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर, सेल के अंदर जो कॉस्ट लिखी हुई है, ये बेसिकली क्या है, u और v का सम है अलोकेटेड सेल के लिए। किसके लिए, अलोकेटेड सेल के लिए। अलोकेटेड सेल के लिए क्या है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू जो लिखी हुई है अलोकेटेड सेल के लिए, केवल ये क्या है, ये है u का और v का सम करस्पॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू है, इन दोनों का सम ये 2 है। तो जब मुझे ये पता है ये वैल्यू 0 है और यहाँ कोई वैल्यू है, 0 को उसके साथ सम करने पे 2 आंसर आता है, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, 2 मिसिंग वैल्यू में निकाल सकता हूँ। सिमिलरली आप अगले एलोकेटेड सेल के लिए कीजिए। देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये 10 क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ V2 है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ U2 है, यानी कि V2 और U2 का सम है। मैं सिंपली कहूँ, ये यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है प्लस इस वैल्यू को इसके साथ जोड़ूं तो क्या आएगा, यहाँ 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 10 ही होगा, 10 में 0 जोड़ूंगा तो 10 आएगा। सिमिलरली देखिए अभी ये अनलोकेटेड सेल है, इसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको छोड़ दूंगा। अगला अलोकेटेड सेल यहाँ 20 वाला है ये। तो देखिए यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है V4 प्लस U2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ 3 होगा, जब भी तो 3 में 0 जोड़ूंगा तो 3 आएगा। भाई 3 में अगर मैं 0 प्लस करूंगा तो 3 आएगा। तो मैं अगर आपको सिंपली कहूँ तो अलोकेटेड सेल के सामने जहाँ पे आपने, जैसे इस केस में U2 को 0 माना है, यही जो सेल में वैल्यू कॉस्ट लिखी हुई है यही इसके सामने V की वैल्यू बन जाएगी। इतना आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात ठीक है, लेकिन ये सब काम आपको क्या करना है, रिमेनिंग वैल्यू कैसे निकलेंगी, रिमेनिंग वैल्यू निकलेंगी आपको हर एक एलोकेटेड सेल के लिए ये टेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे अब मैंने इस सेल के लिए, इस पूरी रो के लिए कर दिया, इसमें केवल 3 सेल पे एलोकेशन थी, ऊपर वाला बचा। तो देखिए इस पे यहाँ पे क्या है, ये वाले में एलोकेटेड है, यहाँ पे 0 है, ये 0 क्या है, इसका इसके करस्पॉन्डिंग v और u का सम है। तो देखिए यहाँ 0 कब आएगा, जब यहाँ पे ये वाली और ये वाली वैल्यू को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ 0 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या मिसिंग है, आप बताइए क्या मिसिंग होगा, यहाँ पे -3 होगा। जब मैं इस 3 को इस -3 के साथ सम करूंगा तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम u और v की वैल्यू निकालते चलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हमने ये वाला भी ये वाला पूरा कर लिया, इस सेल में एलोकेशन कर लिए, इस रो के कर लिए। अब इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला एलोकेटेड सेल है, इसकी बात करते हैं। तो ये जो 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो 12 लिखा हुआ है ये वाला, ये 12 क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है इन दोनों का सम है। तो देखिए 10 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा होना चाहिए जिससे आंसर 12 आ जाए, यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, 2 लिखा होना चाहिए कि नहीं, यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, 2 लिखा होना चाहिए। तो मैं इस तरह से ये सारी यूवी की वैल्यू ढूंढ लूंगा। तो ये मैंने कर लिया। अच्छा देखिए अब अगले सेल की बात करता हूँ। ये जो 6 यहाँ लिखा हुआ है, ये किस किस का सम है, इसका और यहाँ का सम है। तो यहाँ एक वैल्यू मिसिंग है, उसको मैं कैसे ढूंढूंगा,
6 किस किस का सम है, V3 का और U3 का। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ मिसिंग वैल्यू 4 होनी चाहिए। 4 + 2 = 6। बहुत सिंपल है। सिमिलरली यहाँ बात करते हैं, देखिए आपका यहाँ मैं कैसे बात करूंगा, देखिए यहाँ पे आपका ये आपका आ रहा है 5। कैसे आ रहा है देखिए अपने आप। अच्छा ये तो अनअलोकेटेड सेल है, इसके लिए बात ही नहीं करेंगे, सॉरी ये अनअलोकेटेड सेल है, इसके लिए बात नहीं करेंगे। अभी हम अलोकेटेड सेल की बात कर रहे हैं। तो अलोकेटेड सेल में अगला देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका 8 जो है ये क्या क्या है, यहाँ एक वैल्यू होगी और यहाँ एक वैल्यू होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा होना चाहिए बताइए, यहाँ 6 लिखा होना चाहिए, तभी तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। इस प्रकार आपने इसमें सारे u और v की वैल्यू निकाल दी। बेसिकली ये क्या है, ये है CIJ बोलते हैं। मैंने आपको फाइनल फॉर्मूले में उलझाया नहीं, वैसे अगर देखें तो CIJ क्या होता है, UIJ प्लस VIJ, ये होता है आपका। तो ये तो होता है फार्मूला, लेकिन मैंने आपको इसको करने का तरीका बता दिया। फार्मूले रटने से बेहतर है इसमें आप इसको करके देखें, ठीक है। चलो ये बात होगी। ऐसा करने के बाद जब मैंने ये CIJ निकाल दिया, ये CIJ ही है, ये इससे मैंने u और v की वैल्यू निकाल दी, CIJ मेरे पास है। तो अभी ये मैंने काम किया था अलोकेटेड सेल के लिए, अभी मैं एक काम और करूंगा अनअलोकेटेड सेल के लिए। अनअलोकेटेड सेल के लिए वो क्या करूंगा, अनअलोकेटेड सेल के लिए मैं निकालूंगा डेल IJ। डेल IJ मतलब इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये क्या होती है, ये होती है CIJ माइनस UIJ प्लस VIJ, ये होती है। लेकिन मैं अब इस फॉर्मूले में आपको दोबारा उलझाना नहीं चाहता, मैं सिंपल बताना चाहता हूं कि ये काम किसके लिए हो रहा है, अनअलोकेटेड सेल के लिए। डेल IJ किसके लिए निकल रहा है, अनअलोकेटेड सेल के लिए। तो कैसे निकलता है देखिए, एक एक शुरू करते हैं। अनअलोकेटेड सेल कौन सा है सर, अनअलोकेटेड सेल ये वाला है पहला। ये जो डेल IJ कैसे निकालूंगा, डेल IJ निकालूंगा CIJ मतलब ये वैल्यू CIJ माइनस UIJ, इसके सामने UIJ प्लस VIJ, मतलब मैं इन दोनों को जोड़ूं, दिस वन प्लस दिस वन आई शुड ऐड, एंड सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एलिमेंट CIJ। मीन्स यहाँ क्या आंसर आएगा, अगर आप देखो तो यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ आंसर आएगा देखिए 2 - 3 मतलब -1, और 2 - 1, 2 में से जब -1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 मतलब 2 + 1, यानी कि यहाँ आपका ये 3 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, डेल IJ की वैल्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ कितनी है, 3 आ जाएगी। इसको अब मैं सर्कल में रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब काम अनअलोकेटेड सेल के लिए कर रहा हूँ। जैसे मैंने अलोकेटेड को A कर लिया, ऐसे मैं अनअलोकेटेड के लिए इसको सर्कल में रख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं अगले की बात करता हूँ। अगला ये आइटम है मेरे पास जो कि अनअलोकेटेड में आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ डेल कैसे निकलेगा, पहले मैं इसके करस्पॉन्डिंग इसकी बात करूँ ना, ये वाले सेल की, तो इसके करस्पॉन्डिंग V और इसके करस्पॉन्डिंग U को जोड़ूंगा। तो 10 + -3 मतलब 7, और इस सम को मैं इसमें से घटाऊंगा यहाँ से, तो ये क्या आएगा 10 - 7, यानी कि ये वैल्यू 3 मिलेगी मुझे दोबारा से। ये क्या वैल्यू मिलेगी, 3 मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी, ये मैं साफ से लिख देता हूँ, ये 3 मिलेगी, ठीक है जी। इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। अब अगला अनअलोकेटेड सेल ये है, तो यहाँ क्या रूल है, वही रूल है कि पहले इसके करस्पॉन्डिंग V और U की वैल्यू को आप जोड़ दीजिए। तो 4 में अगर -3 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और जो ये सम आया इसको इसमें से घटाइए आपके CIJ में से, तो देखिए 5 - 1, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैंने इसको सारी ये इसको फिर सर्कल में रख दिया अपने समझने के लिए। देखिए ये अलोकेटेड सेल है, इसके लिए हमें ये काम नहीं करना है। डेल IJ की वैल्यू हम केवल अनअलोकेटेड सेल के लिए निकालेंगे। तो अगला अनअलोकेटेड सेल आपके सामने ये है। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, पहले आप इसके करस्पॉन्डिंग U और V की वैल्यू को जोड़ दीजिए। तो U की वैल्यू -3 और V की वैल्यू 6, तो -3 और 6 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और आंसर जो आया है इन दोनों को जोड़ के इसमें से 8 में से माइनस कीजिए, तो यहाँ आपका 8 - 3 5 आपको मिल जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने एलोकेशन कर दी पूरी इस रो में। यहाँ पे देखिए ये सॉरी नहीं एलोकेशन नहीं की, ये डेल आई जे निकाला हमने, डेल आई जे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगला एलोकेटेड सेल है, ये काम हमें यहाँ नहीं करना। फिर अगला एलोकेटेड सेल है, ये हमें यहाँ भी नहीं करना। अनएलोकेटेड सेल पे फिर दोबारा से आते हैं। तो देखिए अनएलोकेटेड सेल जो है इसमें देखिए करस्पॉन्डिंग यू और वी की वैल्यू को पहले सम कीजिए। यू क्या है करस्पॉन्डिंग इसके 0, वी क्या है 4, 0 + 4 4, और जो ये 4 आया है सम, इसको 6 में से माइनस कीजिए तो 2 आपका आंसर आ गया। अगला एलोकेटेड सेल है, ये काम यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे अनएलोकेटेड सेल है, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि डेल आई जी की वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने का क्या रूल है, इसके करस्पॉन्डिंग यू और वी की वैल्यू को सम कीजिए। तो 0 + 6 6 हो गया, और 8 में से माइनस कीजिए 6 को, तो यहाँ आंसर आ गया 2। तो ये 2 को आप सर्कल में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूरा हो गया काम। अगली अनएलोकेटेड सेल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अनएलोकेटेड सेल है ये, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग यू और वी की वैल्यू क्या है 2 और 2, 2 और 2 को जोड़िए तो 4 आएगा। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 को आप सर्कल कर लीजिए। ठीक है सर, ये एलोकेटेड सेल है, इस पे हमें ये काम नहीं करना। ये अगला एलोकेटेड सेल है, इस पे हमें फिर ये काम नहीं करना। ये अनएलोकेटेड सेल है, इस पे हम देखेंगे u और v की वैल्यू को आप जोड़ दीजिए। u और v की वैल्यू है 2 + 3, इसके करस्पॉन्डिंग u प्लस इसके करस्पॉन्डिंग v। जब हमने इनको सम किया तो आंसर आया 5, और 5 में से 5 को माइनस किया तो आंसर 0 आ गया। तो इतना करने के पश्चात हमें क्या करना है, इतना करने के पश्चात हमें ये देखना है कि क्या कोई भी डेल आई जे जो हमने ये निकाला यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या किसी भी उसकी निगेटिव तो नहीं है, मतलब सर्कल्ड वैल्यू, जो सर्कल्ड वैल्यू है वो निगेटिव तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंस सिंस डेल आई जे जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये क्या इंगित करता है, क्या दर्शाता है, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। मतलब जो आपने एलोकेशन की थी, ऑप्टिमम लिख लेता हूं, ऑप्टिमम, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, यानी कि जो आपने एलोकेशन की थी वो ऑप्टिमम रिजल्ट देगी। अब देखिए इसमें इंटरप्रिटेशन मैंने पहले भी बताई थी कि अगर ये 0 कोई भी वैल्यू है, इसका मतलब एक इसका ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है। सॉल्यूशन आपका क्या है, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, ये बात जायज है। ठीक है, बट लेकिन इसका क्या है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपका, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का मतलब अलोकेशन कहीं और भी सेल में हो सकती है। 0 होने का मतलब ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं और पे भी है, ठीक है, बराबर है कहीं पे, मतलब तो ये आपका सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम भी है, लेकिन यहाँ एक 0 है तो ये अल्टरनेट सॉल्यूशन भी हो सकता है इसका, लेकिन आपके इस सवाल में पूछा नहीं, मैंने आपकी जानकारी हेतु ये बता दिया है। अच्छा, ऐसा करने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट निकालना है। तो आपके प्रॉफिट कौन कौन से आएंगे, जो आपने ये अलोकेटेड सेल किए थे, यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग, ये तो हमने लॉस मैट्रिक्स कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट आप देखिए तो आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो मेरे विचार से ऐसा करने के बाद आप फिर वो प्रॉफिट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जहां भी कन्वर्जन हो रहा है प्रॉफिट से लॉस मैट्रिक्स का, अलोकेशन के बाद आपको जो प्रॉफिट निकालना है वो प्रॉफिट वाली मैट्रिक्स का ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखिए अलोकेशन किसको की है, S1 से आपने जो की है वो 80 यूनिट्स हैं आपकी, F4 से S1 पे की हैं। फिर आपकी ये देखिए, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप ऐसे करने से, मैं ऐसे कर देता हूँ। देखिए आप ध्यान दीजिए, 80 आपने, मैंने इसे ऐसे कर रहा हूँ, 80 यूनिट्स यहाँ पे एलोकेशन है, 10 यूनिट्स यहाँ पे है, 90 यूनिट्स यहाँ पे है, 20 यूनिट्स यहाँ पे है, और ये 60 यूनिट है, ये 50 यूनिट है, और ये 40 यूनिट है। तो यहाँ पे आप देखिए जो जो है उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको फिर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उतना प्रॉफिट आपका बन जाएगा। ये जो काम बताया यहाँ तक करने के बाद आप केवल इतना कंक्लूड कर सकते हैं। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन में आपका प्रॉफिट कितना होगा वो अब हम निकालते हैं। ठीक है,
तो वो निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। तो देखिए आपका जो ये S1 था, S1 जो आपका ये डिपो था या जो भी था, S1 से आप S1 पे जो प्रॉफिट F4 से जो सप्लाई आई है उस पे लेंगे तो ये 80 रुपये पर यूनिट, सॉरी 80 यूनिट्स यहाँ पे हैं और 8 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट बनता है। आप प्रॉफिट मैट्रिक्स को देख लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, S2 से आप S2 पे जो सप्लाई आएगी कहाँ कहाँ से आएगी, एक तो आएगी F1 से, एक आएगी किससे F2 से, और एक किससे आएगी F4 पे आएगी, ठीक है, F4 से आएगी। तो ये कितनी कितनी आएंगी देखिए, हमने ये की हैं 10 यहाँ से F1 से आएंगी और 90 जो है आपकी F2 से आएंगी और 20 आपकी जो आएंगी वो F4 से आएंगी। इसके करस्पॉन्डिंग जो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट है देखिए यहाँ 6 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस है 2 रुपये का और यहाँ पे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है। सिमिलरली जो आपकी S3 पे सप्लाई जाएंगी वो कहाँ से आएंगी, वो आपकी आएंगी F2 से आएंगी और कहाँ से आएंगी, आपकी F3 से आएंगी और आपकी कहाँ से आएंगी F5 से आएंगी। F5 तो आपका डमी है, फैक्ट्री 5 तो आपकी डमी है, तो यहाँ से कितनी कितनी आएंगी देखिए, यहाँ से 60 आएंगी, यहाँ पे आपकी कितनी आएंगी 50 आएंगी और यहाँ पे कितनी आएगी आपका 40 आएगी। कितनी आएगी साहब 40, ठीक है। तो ये F5 तो हमने डाली थी डमी, डमी सप्लाई बनाई थी यहाँ पे प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इसका कोई और रोल था नहीं। तो यहाँ पे एलिमेंट जीरो होगा, प्रॉफिट या लॉस का जो भी है, प्रॉफिट का एलिमेंट जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये 6 रुपये पर यूनिट का प्रॉफिट है, यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट है, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 2 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट है और यहाँ पे चूंकि ये डमी है तो हमेशा जीरो ही आएगा चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये कितना आएगा 640 रुपीज का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे आपका 60 रुपीज का प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ आपको 180 का लॉस होगा, यहाँ आपका कितना होगा 180 का लॉस होगा, यहाँ आपका 100 का प्रॉफिट होगा, यहाँ आपका ये 4 है, सॉरी ये गलत हो गया, ये आपका -4, ठीक है, ये -4 आपका मतलब लॉस है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 240, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये 100 आपका माइनस में आ जाएगा और ये आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप अगर टोटल प्रॉफिट देखें तो कितना मिलेगा आपको, कितने रुपए का लाभ होगा आपको 480 रुपीज का, 480 रुपीज का आपको लाभ हो जाएगा। इस तरह से आपको एलोकेशन करनी पड़ेगी, है इस तरह से असाइनमेंट करना पड़ेगा आपका। चलिए देखिए ये सवाल आपका हो गया। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये लॉस मैट्रिक्स वाले एलिमेंट नहीं लेने, ये एलिमेंट कौन से लेने हैं आपको, प्रॉफिट वाले, क्योंकि आपका सवाल में वो क्या पूछ रहे थे सर, सवाल में पूछ रहे थे कि प्रॉफिट कितना होगा ये बताइए, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये सवाल हो जाता है। अब इसमें देखिए चूंकि सवाल काफी लंबे हैं और किताब में थोड़ी सी कहीं कहीं प्रिंटिंग की कहीं कहीं मिस्टेक्स हैं, बड़ा इशू आ रहा है इस चीज को करने में, सवाल काफी लंबे हो जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये सवाल जो है हमारे ठीक से हो जाएंगे। मैं आपको छोटा सा फ्लो एक बना के बताता हूँ यहाँ पे अभी तक जो हमने सीखा है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि आपकी प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम इसको मैं लिखूंगा टीपी प्रॉब्लम, मतलब ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम आपकी क्या है, बैलेंस है क्या, ये देखेंगे सबसे पहले, BALANCED बैलेंस है क्या। तो अगर इसका आंसर यस है तो आप आगे बढ़िए, अगर इसका आंसर नो है तो आप इसको कैसे कीजिए, बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे करेंगे, कैसे होगी बैलेंस सर, बाय इंट्रोड्यूसिंग डमी सप्लाई और डमी डिमांड, ठीक है। कैसे होगी, सप्लाइंग नहीं, बाय इंट्रोड्यूसिंग डमी सप्लाई और डिमांड, ठीक है। और इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसमें जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा, ठीक है। ओके, इतना होने के बाद फिर आपको पूछना है कि इज टीपी प्रॉब्लम
इज फॉर लॉस, ठीक है, या कॉस्ट का है वो, मतलब आपकी लॉस मैट्रिक्स है या प्रॉफिट मैट्रिक्स है। तो अगर इसका आंसर क्या है, यस है, अगर इसका आंसर यस है तो आगे बढ़िए, नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको कैसे करेंगे, कन्वर्ट प्रॉफिट मैट्रिक्स इनटू लॉस मैट्रिक्स, ठीक है, लॉस मैट्रिक्स। ये कैसे होता है, जो आपका हाईएस्ट एलिमेंट है, HIGEST हाईएस्ट एलिमेंट में से सारे एलिमेंट को घटाना है, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप पेनल्टी वगैरह निकालते हैं, अलोकेशन करते हैं। उसके बाद आपको देखना होता है कि अलोकेशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अलोकेशन करते हैं। उसके बाद आपको देखना होता है कि m+n-1 अगर आपकी नंबर ऑफ अलोकेशन के बराबर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अलोकेशन, ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ अलोकेशन के बराबर हैं तो यू कैन परफॉर्म यूवी टेस्ट, आप परफॉर्म कर सकते हैं, या इसको मोडी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये यूवी आपके बराबर नहीं है, ठीक है, तो आप ये परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके लिए फिर अगले सवाल में आपको ये मिलेगा, आप क्या कर सकते हैं। तो अभी तक का मैंने आपको ये फ्लो बताया, जो मैंने आप ये अब तो कुछ सिखाया। मेजॉरिटी में हमारी प्रॉब्लम्स जो आई हैं उसमें हमारा m+n-1 नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर मिला है। अगर इसका आंसर नो हो जाए तो वो कैसे करेंगे, उसको एक हम इंक्रीमेंटल एक नोशनल अलोकेशन देके उसको करते हैं आगे, वो अगले सवालों में आएगा। मैंने अभी आपको यहीं तक बताया, तो ठीक है। तो with this I think I am closing this. In next class we will meet and discuss the issue further, right? Thank you very much.